हेलो बच्चों, कैसे हो गया पेपर? देख लिया आप सबने? एनालिसिस भयंकर यूट्यूब पे डली हुई है, सबने डली है। बस मैंने थोड़ा लेट किया, मैंने वेट किया, मैंने कहा सारे लोग डाल लो फिर मैं डाल दूंगा। तो आज हम बताने वाले हैं सटीक एनालिसिस, जो कि 100% सही होगा, जिसमें आपके प्लस माइनस एक या दो नंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी आंसर की के हिसाब से अगर चलेंगे तो एक दो नंबर प्लस माइनस होगा, अदरवाइज बिल्कुल सटीक रहेगा जो आप पेपर में करके आए हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये पेपर है सेट सी, जो कि आया हुआ है। ऑलमोस्ट सेट सारे सेम है, ए बी सी सारे सेट सेम है, बस उनने थोड़ा बहुत इधर उधर सीरियल नंबर क्वेश्चन का बदल दिया है। आओ टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा था होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज। तो ये सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको आप समझ सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैं इस पे ले लेता हूं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब होता है जिनके जो कंपोनेंट है वो एक जैसे रेशियो में होते हैं, ऐसा सॉल्यूशन के केस में होता है, तो इसका ए ऑप्शन बन जाएगा। दूसरा है, ये क्वेश्चन मैंने देखिए कराया भी था कि आपको रेट लॉ से ऑर्डर निकालना होता है। तो आपको करना क्या होता है, जो भी ये पावर दी रहती है इनको प्लस करना होता है। तो 1/2 3/2 ये हो जाएगा 4/2, यानी कि आ जाएगा 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। अभी देखो कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। सोडियम सिंबल होता है Na, पोटेशियम सिंबल होता है K, टाइटेनियम सिंबल होता है Ti और सीजियम सिंबल होता है Cs। तो देखो ये जो है ये आपका दोनों का दोनों एल्कली मेटल है, ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी नहीं है, तो आपका यहाँ पर भी सी ऑप्शन बनता है, टाइटेनियम। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड क्या है। बेंजल्डिहाइड देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड होता है। बेंजीन रिंग को आप लिख सकते हैं C6H5 और फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो C6H5CHO जो कि सी ऑप्शन में है, यहाँ भी देखो सी ऑप्शन, सेट भी सी, ऑप्शन भी सी। आ जाओ, इथेन 1,2 डायमीन, ये आपका लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड होता है। इसमें इथाइलिन होता है और दो एमीन ग्रुप जुड़े होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए बन जाएगा, इथेन 1,2 डायमीन। लिखा है मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, सेल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो क्या है। डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। एंजाइम सच एज हाइड्रोलाइसिस ही कराता है। लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं हमारी सेल में, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन है। अब अगला है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने ये फोटो लगा रखी है तो ये सीरियल इधर उधर हो सकता है, बस देख लीजिएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। एक तो पहले इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, बाकी आप अपने सेटिंग से इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। हायर क्वालिटी पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, हायर क्वालिटी पे सेलेक्ट कर दोगे तो अच्छा आ जाएगा। 720 पे ऑलमोस्ट आपको अच्छा दिख रहा होगा ये। चलिए यही बात क्वालिटी की। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड है। देखिए कंफ्यूजन के लिए ये दे रखा है, कुछ नहीं है, ये वॉल्यूम का ही दूसरा यूनिट है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम कहलाता है आपका मोलैरिटी। क्या कहलाता है बेटा? मोलैरिटी कहलाता है। ये हो गया मोलैरिटी। कह रहा है द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। देखिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, m/l 1 - n s - 1। आपको n फर्स्ट ऑर्डर लेना है, आप यहाँ रखेंगे तो m/l 1 - 1 s - 1 हो जाएगा। ये पूरा जीरो हो गया, यूनिट बची सेकंड इनवर्स। बहुत आसान है तरीका निकालने का। दूसरा आपसे कहा था आप क्या कर लो, इसको याद कर लो, आप याद ही कर लो सीधे सीधे। तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया यहाँ पर यूनिट क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है फेहलिंग्स रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड सेकंड इज फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन बी। देखिए फेहलिंग ए आपका ब्लू विट्रियोल होता है, लेकिन उसने दिया नहीं ना। तो जब इसने ब्लू विट्रियोल दिया नहीं, ये पूछ रहा है ए टर्म में, फेहलिंग सॉल्यूशन ए टर्म में, तो आंसर बना दोगे आप फेहलिंग सॉल्यूशन बी। नेक्स्ट है द लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ही प्रॉपर्टीज जब निकालेंगे तो पहले ही लाइन लिखी हुई है, द लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। नेक्स्ट है ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंपाउंड फॉर्म। फ्रीली भी है और कंपाउंड फॉर्म में भी है।
अगला है इफ थर्ड एमिनो एसिड कंबाइन टू डाइपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। उसे क्या कह दोगे? ट्राइपेप्टाइड कह दोगे। अगला आ जाएगा तो टेट्रापेप्टाइड, इस तरह से आपने पढ़ा था, बहुत सारे आ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड। ट्रू फॉल्स है देखिए, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। वेरी बहुत सिंपल, ये तो सबने रटा था। द सेल पोटेंशियल इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। गलत बात, ये होता है ई सेल जो होता है, या ई नॉट सेल ही ले लो, ई सेल या ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, मतलब आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है, एडिशन कह रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। कह रहा है Ca+2 Mg+2 आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA, तो ये सही बात है, सही जाएगा ऑप्शन। C2H5O CH3 एक सिमेट्रिकल ईथर है। गलत बात, ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होता अगर C2H5O C2H5 होता, दोनों तरफ एक जैसे होते तो सिमेट्रिकल बनता, यहां पर एक तरफ CH3 है तो अनसिमेट्रिकल है। कीटोन्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, बिल्कुल कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है, सही बात है, ये ट्रू है। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स टू फॉर्म सल्फोनामाइड, तो ये सही बात है। चलिए आगे, मैथ्स दी कॉलम कह रहा है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। लुकास रिएजेंट आपने कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2 पढ़ा था। फॉर्मिक एसिड आंट में होती है, चींटियों में। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। जो आपका ये बचा K4FeCN6, K4FeCN6 ये आपका काउंटर आयन बन जाएगा, तो यहाँ पर ऐसी मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहले का यहाँ पे B है, दूसरे का भैया यहाँ पे E है, तीसरे का थर्ड वन का D है, फोर्थ का C है, और बचा हुआ आपका A है। तो ये मैचिंग के हो गए, तो आप मिला लीजिएगा जैसा भी आपको बने। वन वर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर। तो देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर भी आप यहाँ याद रख लीजिए, ये इन्फिनिटी होती है, कितनी होती है? इन्फिनिटी। राइट द केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम डाइक्रोमेट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स है तो पहला M होगा, फिर L होगा, फिर X होगा। ये जो M होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे निकल है, ठीक है। निकल यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। आयन पूछता तो उसकी चार्ज दे देती, वैसे भी इस पे 0 रहने वाला है, निकल ही लिख के आते। कह रहा है एल्काइल हैलाइड्स आपको ये दी गई है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखना। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत गलत करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, तो इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा, तो मतलब ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह से चलेंगे, ठीक है। ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। कह रहा है राइट द नेम ऑफ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप वॉइस ऑफ मेल्स। देखो जो भी कैरेक्टर होते हैं जो फिजिकली दिखते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस से निकलता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये थे आपके वन वर्ड यानी जो ऑप्शनल क्वेश्चन कहलाते हैं। अभी आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे मूव करते हैं, मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे पूछा गया था बच्चों। ये कह रहा था कि विटामिन ए, राइट द नेम ऑफ एनी 4 मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के मेन सोर्स का नाम बताओ। अब मेन सोर्स का मतलब विटामिन ए मिलता कहां से? तो देखो विटामिन ए लीवर से मिल जाएगा, फिश से मिल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क वगैरह, चीज वगैरह उनसे मिल जाएगा, या फिर एग योक स्पेशली मिल जाएगा। तो आप इनमें से कोई सा भी लिख देते, या फिर आपको जो वेल नोन पता थे वो लिख देते, तो यहाँ नंबर मिल जाते। चलो आपने सपोज और अटेम्प्ट किया इसका, तो वहां था राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्स बताने थे। तो प्रोटीन भी कहां से मिलेगी? फिश से, एग से, डेयरी से, नट्स से, सीड्स से। तो देखो ये टेबल बनी हुई थी पूरी की पूरी विटामिन की उसमें एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें सारे सोर्सेस भी लिखे थे। और उसमें आप जब देखोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन थी, जैसे मिल्क यानी डेयरी प्रोडक्ट्स कॉमन थे, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग योक, फिश, लीवर, मीट, इस तरह से सारे कॉमन थे। तो आप कुछ भी लिख के आए थे, जो भी सोर्स यहाँ के होते आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला कह रहा है राइट द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का डेफिनेशन बताओ। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विद द ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल, या द रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ब्रोंज, ये सारे एग्जांपल्स भी ले सकते, या सिंपली लिख सकते थे द ईटन अवे
eaten away surface of metal by the moisture and water is called corrosion। सिंपल सा ये लिख सकते थे। चलिए, अगर वो नहीं बना होता तो फर्स्ट, ये मैंने कहा था फैराडे के दोनों लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां फर्स्ट लॉ पूछा गया है क्या होता है, तो आप जानते हो फर्स्ट लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी W इक्वल टू क्या था, I, यानी W I इंटू टी, तो W इक्वल टू जेड आई टी बनता था, या W इक्वल टू जेड क्यू बनता था। तो ये आपको लिख के आना था वहां पे फैराडे फर्स्ट लॉ में, लिख के आए होंगे, नंबर मिल जाएंगे। कुछ चीजें छोड़ दी होंगी तो नंबर कट हो जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है राइट व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which one or more reactant reacts directly to form product in a single step with a single transition state। इसमें आपको करना क्या था, आपको कोई भी रिएक्शन ले ली, जैसे आपने कहा ए से बी की रिएक्शन करा दी और इसने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना दी, तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया। वहीं अगर आपसे क्या पूछा गया, कह रहा था राइट व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स में क्या कहोगे, a complex reaction takes place when the reactants are converted into product in the multiple steps और मोर देन स्टेप्स। इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर NOBr बनना है, तो पहले NOBr2 रिएक्ट करेगा, NOBr2 बनाएगा, फिर NOBr2 फिर से NO से रिएक्शन करेगा और 2NOBr बनाएगा। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और डायरेक्टली यहाँ पर ये बन गया, तो इसको बैलेंस किया तो 2NO, तो मतलब 2 स्टेप्स में लेकर चले तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में जाएगी उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में जाएगी उसे कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इनमें से दोनों में से कोई एक करना था, आप जो करके आए होंगे उसका आपको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो, कह रहा राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनेंगे, ट्रांजिशन मेटल क्या करता है, जो छोटे छोटे, जैसे टाइटेनियम कार्बाइड ले लो, ठीक है, टाइटेनियम नाइट्राइड ले लो, तो ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एटम्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उसकी वैल्यूज बदल जाती हैं, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनर्टनेस आ जाएगी, स्टोकियोमेट्रिक हो जाएंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, क्योंकि फ्री जो स्पेस होगा वहां पर मूव ऑन करने की दिक्कत या जो प्लेस होगा वो नहीं होगा। या फिर अगर वो नहीं अटेम्प्ट किया तो क्या करोगे, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से डिफरेंस ना पूछ के उसने एप्लीकेशन पूछ लिए। एप्लीकेशन क्या है, जैसे अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, बहुत सारे एलिमेंट आप कैटलिस्ट की तरह यूज करते हो, ठीक है, जैसे आपने V2O5 यूज किया, वेनेडियम यूज किया, आप टाइटेनियम का ऑक्साइड यूज कर सकते हो, ठीक है, आपने जिंक मेटल यूज करी, रिडक्शन कराया ना फिनॉल का मैंने कराया था, ये जेडन से बेंजीन बनाया था, तो आपने यहाँ भी कैटलिस्ट की तरह यूज किया, तो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ड्राई सेल MnO2 एलओआई बनते हैं। वही अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो वो भी कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, एलओआई बनाते हैं, एटॉमिक फ्यूल बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या करते हैं, कंट्रोलर का काम करते हैं, रेडिएटर का काम करते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप कोई से भी लिख सकते थे। उसने आपसे 2 ही पूछे थे, 2 लिख देते, कैटलिस्ट लिख देते, एलओआई लिख देते, चल जाता, दोनों जगह चल जाता। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। कह रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, और ऐसे सारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो, जैसे K4FeCN6, तो यहां पर जितने भी लिगेंड है कैसे हैं, एक जैसे हैं। वहीं अगर हेटेरोलेप्टिक की बात करें तो भैया हेटेरोलेप्टिक, हेटेरो से समझ में आता है क्या आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जिसमें आ जाएंगे उसे हम हेटेरोलेप्टिक कहेंगे। जैसे मान लो कोई सा भी ले लो, यहां दिया भी गया था, आगे आपको इस पेपर में दिया भी गया था, कहां गया भाई, आ जाओ, जहां IUPAC नाम दिए थे ना, यहीं पे ये देखो, जैसे यहां पर देखो ये 3A दिए और 3H2O दिए, तो ये 2 अलग तरह के हो गए ना, 2 अलग तरह के हो गए, तो ये हेटेरोलेप्टिक का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एग्जांपल भी दे सकते थे। चलिए, तो हो सकता है आपसे ये बन गया हो, मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपसे बना होगा। अगर नहीं बना है तो उसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे एग्जाम आपका CUET का भी है। ठीक है, चले आगे। बहुत अच्छी, अगर कोई दिक्कत आती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहां देखिए, यहां ये दिया है Br2,
और ये डबल बॉन्ड है, तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, तुरंत इस डबल बॉन्ड को तोड़ के Br इस तरह से ऐड कर देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देना था, हीट दी है, यूवी लाइट दी है, और आपको बताया या पढ़ाया गया होगा कि जब भी फोटोलिटिक कंडीशन होती है तब रेडिकल बनता है। क्या बनता है? रेडिकल बनता है। और रेडिकल जब बनता है तो यहाँ पर कंडीशन बदल जाएगी। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन से क्वेश्चन था, यहाँ पर Br लग जाएगा और एक HBr बाहर चला जाएगा। तो इस चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना था। अगला है, कह रहा है ये देखो, ये फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन है, NaI दिया ना, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कुछ नहीं करना, क्या लिख दोगे, CH3CH2I प्लस NaBr। तो इस तरह से आप इसका कंप्लीट कर दोगे। अभी देखो कह रहा है डाईएजोटाइजेशन क्या है। डाईएजोटाइजेशन का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। कैसे बनाते थे, आप लेते थे एनिलीन, ठीक है, एनिलीन ले लिया, एनिलीन की रिएक्शन कराते थे आप HNO2 से प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का, क्या कर देगा, ये बना देगा डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये डायजोनियम, ये आपको बताना था क्या है, तो आप बताओगे द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन। क्या यह लिख सकते थे, व्हेन एनिलीन, ऐसे लिखते हैं ना आप, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड HCl at 0 to 5 degree Celsius then diazonium salt is formed, this is called diazotization। आपको केमिकल इक्वेशन देनी थी, दे दी। अभी पूछा है एक और क्वेश्चन, व्हाई डायजोनियम सॉल्ट इज जनरली नॉट स्टोर्ड, बिकॉज डायजोनियम सॉल्ट इज वेरी अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गेट डिकम्पोज्ड एंड रिलीज नाइट्रोजन गैस। आपको ये लिखना है, 3 नंबर का है, 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर। तो अगर आपने डायजोटाइजेशन बताया, उसकी रिएक्शन लिखी तो 2 नंबर, और डायजोनियम सॉल्ट को स्टोर क्यों नहीं कर सकते उसको बताएंगे तो 1 नंबर, इस तरह से मिल जाएगा। दूसरा कह रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है, इधर पर लेता हूं मैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है और क्यों इसको रिएक्शन में अमीन कंटेन 1 कार्बन लेस देन प्रेजेंट। तो मैं बता देता हूं, डायजोनियम ये हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होती है, HBD मैंने पढ़ाई थी, क्या थी, इसमें आप क्या लेते हो, कोई भी एमाइड लेते हो, कोई भी एमाइड, इस एमाइड की रिएक्शन आप Br2 से कराते हो, प्रेजेंस में 4 टाइम्स आप कोई भी बेस ले लेते हो, तो ये क्या करता है, ये RNH2 बना देता है इस तरह से, ये बाकी बाई प्रोडक्ट आप देख लीजिएगा, तो ये बना देता है, इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब ये करता क्यों है, क्योंकि ये जो CO है ये इस बेस के या मेटल के साथ में क्या कर देता है, ये बॉन्ड बना लेता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है और इसीलिए वो लेस बनता है। तो वही कहानी है, 1 नंबर आपको रिएक्शन लिखने का, 1 नंबर बताने का और 1 नंबर रीजन देने का कि वो 1 कार्बन कम क्यों हो जाएगा। तो आपको जस्ट बताना है कि ये रिएक्शन कर लेता है किससे, मेटल से, ठीक है। ये क्वेश्चन था एक न्यूमेरिकल, अगर आपको दिख रहा हो, ये कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को 10 मिनट इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, कितने करंट के साथ, 1.5 एम्पियर, मैं पढ़ देता हूं, 1.5 एम्पियर के साथ। तो बताओ मास कितना कॉपर में डिपॉजिट हुआ। तो आपने करा क्या, आपने गिवन निकाल लिया, करंट आपको दिया है, टाइम आपको मिनट में दिया था, आपने सेकंड में करा और आपने फॉर्मूला लगाया Q इक्वल टू IT। क्यू निकाला मतलब चार्ज निकाला, तो चार्ज कितना आया, 900। अब चार्ज से आपको मोल्स पता चल जाएंगे, तो कितने मोल्स आपके यहाँ पर रिलीज हुए। तो मोल्स निकालने के लिए चार्ज बाय फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू 96500, आपने सॉल्व किया तो लगभग 0.009326 मोल्स आ गए। अब आपने देखा कि कॉपर जो है वो +2 से कॉपर में गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मोल्स ऑफ कॉपर निकालेंगे, यहाँ पर ये मोल्स ऑफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए जनरली कुल मिला के, तो N कॉपर इक्वल टू N इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो कॉपर के मोल्स निकल आएंगे। तो आपने N इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए जो आपने ऊपर निकाले, डिवाइड 2 से करा दिया, तो आपको इतने मोल्स कॉपर के मिल गए। अभी मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ कॉपर इनटू मोलर मास ऑफ कॉपर। तो मोल्स रखे, कॉपर के मोलर मास का मल्टीप्लाई कराया, तो लगभग 0.296 आ गया, ये अप्रॉक्स आ गया। मैं श्योर हूं कि 90% बच्चों ने इसको स्किप किया होगा, इस वाले को, ठीक है, क्योंकि ये आपके रूटीन में नहीं होता, आपके रनिंग में नहीं रहता। आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए इसको करेंगे। यहां पर देखिए कंडक्टिविटी दी गई है, यहां पर इसकी एसिटिक एसिड के लिए यहाँ कप्पा की वैल्यू दे रखी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, जब लैम्डा m नॉट दिया, देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K और अब अल्फा होता है ये। अब इनके फॉर्मूले भी अलग अलग हैं, तो देखिए मैंने आपके लिए गिवन निकाल दिया है, आपको मोलैरिटी दी गई है, कप्पा की वैल्यू दी गई है,
लेमडा नॉट की वैल्यू दी गई है, पहले अल्फा निकालोगे। अल्फा निकालोगे कैसे आएगा, तो आपने पहले लेमडा एम, क्योंकि अल्फा का जो फॉर्मूला है, अल्फा का फॉर्मूला है लेमडा एम कंसंट्रेशन बाय लेमडा एम इनफिनिटी, आपने वैल्यू रखनी है ये वाली, तो ये कहां से आएगा, तो पहले आप लेमडा एम कंसंट्रेशन निकालोगे, जिसके लिए फॉर्मूला आएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो लेमडा एम कंसंट्रेशन आएगा 48.15। अब इसको यहां पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.123। इतना नहीं करना है, इतना करके आएंगे आधे नंबर मिलेंगे। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। कहां का है भैया, कोहेल-रॉस लॉ है ये, ठीक है। तो क्या दिया, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो अब आपने वैल्यू रखी पहले कंसंट्रेशन की, फिर रखी अल्फा के स्क्वायर की, फिर यहां भी रखी, और जब इसको सॉल्व किया तो आपका फाइनल आंसर हुआ 1.78 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो अगर आप इतना सब करके आए होंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। चलें आगे, कह रहा है एनी 3 कंक्लूजन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी जो क्वालिटी है, पहला इट कैंट बी जीरो, पहला तो जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो। दूसरा लिख सकते थे कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, वही डिफरेंस जो आपने याद किए थे, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक है। तीसरा क्या करोगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको यहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होता है, ठीक है। कितनी लिखनी थी, 3 लिखनी थी, 3 लिख सकते थे। फोर्थ लिख सकते थे, क्या होता है, ये होता है नंबर किसका, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इतनी भी लिख सकते थे। वहीं अगर ये नहीं पता तो ऑर्डर बता दो। ऑर्डर के केस में क्या करते, ऑर्डर में कहते इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जब आप ऑर्डर की बात करते तो आप लिख सकते थे ना, ऑर्डर वाला आपने याद किया था, इट इज द समेशन और इट इज द सम ऑफ, ठीक है, क्या, पावर रेज टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, ये वाला रेट लॉ के अंदर। तो आप इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते थे। चलें आगे, अब देखिए फिर से आगे ऑर्गेनिक आगे, यहां पर समझने वाली बहुत बात थी, अगर आप समझे होंगे तो आपको आंसर मिला होगा। बहुत लोगों ने गलत किया। करना क्या है, यहां पर HBr दिया है और यहां ईथर दिया है। ईथर में कंडीशन होती थी या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस बनेगा, और अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बनेगा। अब अगर ये प्लस CH3 प्लस पे बना और या फिर ये CH3 इस पे बना, तो प्लस जो होता है देखो ये 1 डिग्री बना, इधर बना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से ज्यादा तो 1 डिग्री कार्बोकेट अनस्टेबल होता है ना, इसीलिए जो बॉन्ड ब्रेक होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ये वाला ब्रेक होगा। और अगर ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस CH3OH। ये भी डायरेक्ट इंडेक्स क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बुक में उठा के। यहां देखिए मैं ये जो बता रहा था जिंक वाला, ये देखो ये फिनॉल है, जिंक लिया गया है, रिड्यूस कर देगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन, और क्या निकल जाएगा, ZnO। ये Zn जो है एक्चुअल में जिंक डस्ट आपने पढ़ी थी ना, जिंक डस्ट, वो वाला है ये कॉन्सेप्ट। अगला देखो, यहाँ एल्कीन दी गई है और यहाँ वाटर दिया गया है, कोई कंडीशन नहीं है, आप मार्कोनिकॉफ पे जाओगे, क्या बन जाएगा, CH3CH CH3 और यहाँ बन जाएगा OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ देखिए कंसंट्रेटेड HNO3 दिया है, अगर यहाँ डाइल्यूट देता तो कहानी अलग होती, कंसंट्रेशन दिया है तो ये बना देगा बच्चों, ये सीधे सीधे बना देगा, NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये NO2 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 ये बना देगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना देगा, पिक्रिक एसिड कहते हैं ना इसको, हाँ देख लीजिएगा यही बनेगा, आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट यही है। अभी कह रहा है देखिए राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड। मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, बताया भी था कि इसका IUPAC आप रट के जाइएगा, आपको आएगा आएगा आएगा, आ गया। देखो कैसे करेंगे इसको, कह रहा पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकंड, तो पोटेशियम पहले है, पहले रख दो, ब्रैकेट लगा दो, टेट्रा साइनाइडो मतलब CN का, टेट्रा मतलब 4, किस पे लगा, निकलेट यानी निकल पे, और ये ऐसे है। तो मैंने कहा था आप ऑक्सीडेशन स्टेट मैनेज करिएगा सबसे पहले। तो देखो ये +1 देगा, ये -4 देगा, तो इनका रिजल्ट बनेगा +3 और हमें चाहिए +2, इसका मतलब हमें इसमें K2 लेना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर बनेगा K2NiCN4। वहीं आप इसको देखेंगे पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो पेंटामीन का मतलब NH3 कितनी बार है बेटा, 5 टाइम्स है, कार्बोनेटो का मतलब होता है CO3, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो,
पेंटामीन किस पे लगा है, कोबाल्ट पे, सीओ लगा दो। और कह रहा थर्ड क्लोराइड Cl होना चाहिए। अब अगर मैं आपको समझाऊं यहां पे तो आप देखोगे NH3 तो 0 देगा, कार्बोनेट आयन CO3 -2, ये -1, तो ये क्या हो गया, माइनस 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 3 हो गया, ये 3 आ जाएगा। इसका यही होगा, एग्जैक्टली यही है। तो इन दोनों का आंसर यही है। आप देख लीजिए, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एग्जैक्ट यही आंसर है। मैंने आपको टैली भी करा दिया, ठीक है। अगर ये किया होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं किया होगा नंबर नहीं मिलेगा। या फिर और वाला किया होगा, आपको नेम दिया है, मैं श्योर हूं 70% लोग इसी पे आए होंगे। इसका नाम लिखना है आपको, K2PdCl4। K2 में सबसे पहले किसका लिखोगे, पोटेशियम का, तो क्या कहोगे, पोटेशियम। 4 टाइम्स क्लोराइड है, टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो। अब ये क्या है, पहले डेट, पहले डेट क्यों, क्योंकि देखो ये पहले लगा है ना, पहले लगा है, मैंने कहा था ना, अगर इसको आयनाइज करोगे तो ये 2K+ अलग कर देगा और बाकी बचा हुआ PdCl4 -2 अलग हो जाएगा, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो पहले डेट आएगा। वहीं ऑक्सीडेशन की बात करें तो -4 +2 दोनों का रिजल्ट आएगा सेकंड, तो इसका नाम पड़ेगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, पहले डेट सेकंड। दूसरे वाले का नाम देख लो भैया, दूसरे वाले का देख लो, आ जाओ। चलिए, क्या है यहाँ पर देखो ट्राई, सबसे पहले ट्राई से, ट्राई एक्वा और एमीन, AQUA तो देखो अल्फाबेट में एमीन पहले आएगा, तो पहले करेंगे ट्राई एमीन, फिर करेंगे ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब देखो यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, तो ये क्या है, क्रोमियम। अब देखो ये लेफ्ट हैंड में नहीं है, राइट हैंड में, तो प्लस रहेगा, तो आप सिंपल लिखोगे क्या इसको, क्रोमियम, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीडेशन लिख देंगे, बाद में लिखेंगे क्लोराइड। चलिए ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करते हैं। CrX हो जाएगा, NH3 0 देता है, H2O 0 देता है, ये -3, तो ओवरऑल कितना आ गया, थर्ड। तो नाम पड़ेगा ट्राईएमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये दोनों अगर लिखे हैं आपने तो आपको नंबर दिए जाएंगे, कोई नहीं है जो नंबर काटेगा। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट गलत करी या इनको लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी तो हो सकता है कुछ नंबर कट जाए, पूरे नहीं काटेगा, कुछ ही काटेगा। एज एग्जामिनर मैं भी यही करूंगा। ये दोबारा लग गया, देखो। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए, कह रहा है राइट व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एटमाइजेशन की एंथैल्पी ज्यादा है। एंथैल्पी कब निकालते हैं, जब किसी चीज को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब आप एटम को ब्रेक कर रहे हो, एटम को ब्रेक करोगे तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग है, अब एटम किसका है, मेटल का। ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या एक्चुअल में, मेटल। तो मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसे कहेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो क्या होता है यहाँ पे, आप बताओगे ना, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज इट पॉजिट स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट यही है, बाकी वो क्या कंसीडर कर लेते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है। अब यहां देखो कह रहा है Cr+2 रिड्यूसिंग है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है। तो देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा लक कर रखा है, आप Cr+2 करोगे तो S0D4 आएगा, Mn+3 करोगे तो D4 आएगा। अगर मैं Cr+2 के में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, ठीक है, इसको मुझे यहां लिखना चाहिए एक्चुअल में, इसको +1 यहां करना चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो D4 से ये हो जाएगा D5। क्या हो जाएगा, D4 से D5। और D4 के कंपेयर में D5 क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है, ये तुरंत इसी में आएगा, इसीलिए ये क्या करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, +2 रिड्यूसिंग है ना, ठीक है। Mn+3 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Mn+2 में चला जाएगा, तो D4 से कहां चला गया, D5 में, इसलिए क्या है, ये यहां पर स्टेबल है। तो देखो दोनों आगे जा करके स्टेबल हो रहे हैं, इसलिए वो एक अपना क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग है, Mn+3 का यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग है, सिर्फ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अभी देखो कह रहा है राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमन में क्या है, तो पहला इफेक्ट है, ये एनसीईआरटी से ही लिया है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स है, आपका नर्वस सिस्टम में डैमेज करता है। दूसरा स्किन और आई इरिटेशन कर सकता है। वहीं अगर आपने वो नहीं किया, ये वाला करते, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड अगर देखोगे तो ये लीवर डैमेज करता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रखता है। तो ये अगर आपने पढ़े होंगे तो ही बने होंगे, अदरवाइज इसमें नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, अब आ गई गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है? गाटरमैन कोच रिएक्शन होती है जब बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं तो ये बनाता है भैया बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्या है? जब आप टोलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और सेकेंडरी इसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस, तो ये बना देता है क्या, बेंजल्डिहाइड। तो दोनों ऐसी रिएक्शन थी, दोनों में बेंजल्डिहाइड बनना था, आपने बनाया होगा। कह रहा है रिएक्शन विद इक्वेशन, मतलब आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। When benzene react with carbon monoxide and hydrochloric acid, then benzaldehyde is formed. It is called Gartermann-Koch reaction. When toluene, वैसे लिखोगे आप, लैंग्वेज लिख लेना, पता होगी। स्टीफेंस रिएक्शन क्या है? RCN की रिएक्शन सबसे पहले किससे कराई? SnCl2 HCl से। फिर क्या कराया? हाइड्रोलाइसिस। क्या बना दिया? RCHO, एल्डिहाइड बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, किसी का भी ले लो, मैं जनरली बेंजीन का ले लेता हूं। जब मैं बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब आपका बनेगा बेंजो एसिटोफिनोन COCH3। आप कुछ भी ले सकते थे, यहां आप डेरिवेटिव लगा सकते थे, x लगाओगे तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा बनेगा, यहां पर और दूसरा चीज लगाओगे तो बदलता रहेगा। तो कोई सी भी लिखना, यहाँ कोई नहीं, कोई ये नहीं कह रहा कि आप यही वाली लिखो, ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते थे, सही हो जाता। कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बताना है, डिफाइन करना है और डिराइव करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन देख लेना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप बताओगे कि जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू होगा केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, आप बिकॉज रख के मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको रिप्लेस करोगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू WA। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना था, तो यहां पर इसको बदल सकते हो। MB इक्वल टू आ जाएगा तो KB इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। ठीक है, आप यूनिट भी लिख सकते थे, कहा नहीं है, यूनिट भी लिख सकते थे मोलर मास के लिए या डेल्टा। अब आपको दूसरा इसका और क्या है, आपको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना, TB नॉट, एक सेकंड, ये वाला नहीं है, ये वाला है P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल टू XB। ये प्रूफ करना था। आप अगर आपने प्रूफ किया, ये वही है केस वोलाटाइल वर्सेस नॉन वोलाटाइल का, तो आपने ये प्रूफ कर दिया होगा। ठीक है, मान के चलते हैं। अगला है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन है, ये और वाला क्वेश्चन है। यहां देखिए फिर से आपको ईथर दिया गया है। अगर मैं इस ईथर को यहां से ब्रेक करता हूं तो मुझे एक बनेगा कुछ इस तरह से CH3 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 और यहाँ बन जाएगा प्लस, तो ये टर्सरी बनेगा, यही स्टेबल रहेगा। इसका मतलब I जो है इसके साथ कनेक्ट होने वाला है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर लग जाएगी I और साथ ही बन जाएगा C2H5OH। यहाँ देखिए ये दिया गया है वाटर गैस और JNO-CR2 से ये सीधे सीधे मेथनॉल बनाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल में दिया गया है। यहाँ देखिए Br2 दिया गया है, 3 Br2 है, यानी एक्सेस में कंसीडर करेंगे, एक्सेस में कंसीडर करेंगे तो ये बनाएगा यहाँ OH, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ पर Br, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिनॉल और डाइल्यूट, वहां दिया था देखो कंसंट्रेटेड, यहाँ दिया डाइल्यूट, तो यहाँ बन जाएगा फिनॉल में एक बार ऑर्थो में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार बन जाएगा बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस तरह से ये भी बन जाएगा। दैट्स इट, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। होपफुल कोई छूटे ना हो, अगर छूटे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर लीजिए और CUET के लिए तैयार हो जाइए। मैं इसी चैनल पे CUET की भी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ MCQs की, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और खुश रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
ठीक है, 12th की तो हो गई आपकी केमिस्ट्री। और प्लीज मेंशन करिए कमेंट में आपने कितने स्कोर किए 70 में से, कितने करोगे मतलब